अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो लेक्चर है हमारा वो ओम्स लॉ और सीरीज और पैरेलल सर्किट्स के बारे में है। तो आइए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले स्कीम ऑफ लेसन आपको नज़र आ रही है। सबसे पहले आई विल डिस्कस ओम्स लॉ, उसके एप्लीकेशंस को डिस्कस करूंगा, एनर्जी और पावर क्या होती है। उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा सीरीज सर्किट। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज सर्किट डिस्कस करूंगा। पावर इन सीरीज सर्किट को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे पैरेलल सर्किट्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैरेलल सर्किट को डिस्कस करूंगा। पावर इन पैरेलल सर्किट्स के बारे में डिस्कशन होगा और जो हमारी टोटल पावर होती है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर आई विल समराइज द लेक्चर। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। ओम्स लॉ। इन द अर्ली पार्ट of the 19th century, George Simon Ohm proved by experiment that a precise relationship exists between current, voltage and resistance. 19th सेंचुरी के अंदर जॉर्ज साइमन ओम्स वॉज अ साइंटिस्ट जर्मन, जिन्होंने ये डिस्कवर किया कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। इस रिलेशनशिप को हम ओम्स लॉ कहते हैं और इसका जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताता हूँ कि उसका स्टेटमेंट क्या है। द करंट इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। किसी भी सर्किट में जो करंट होता है, करंट बेसिकली आपको प्रीवियसली भी एक्सप्लेन किया है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। किसी भी सर्किट में एक पॉइंट से एक सेकेंड में, यूनिट टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, कितने चार्जेस पास कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो करंट जो होता है, साइमन ओम्स ने बताया कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वोल्टेज के। वोल्टेज जो होती है वो एनर्जी पर यूनिट चार्ज होती है कि आप कितनी एनर्जी एक चार्ज को देते हैं ताकि आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव करवा सकें। और करंट जो है वो चार्जेस के फ्लो को कहते हैं, पर यूनिट टाइम उनका कितना, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो साइमन ओम्स ने कहा कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। अगर वोल्टेज ज़्यादा होगा तो करंट भी ज़्यादा होगा, वोल्टेज कम होगा तो करंट भी कम होगा। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सर्किट रेजिस्टेंस। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जैसे कि आप ये मैथमेटिकली भी यहाँ देख रहे हैं, सर्किट रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओम्स लॉ में बी एक्सप्रेस्ड एज एन इक्वेशन। ओम्स लॉ की इक्वेशन आपको नजर आ रही है, I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो बराबर है वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। ये जो रिलेशनशिप है, ये जो मैथमेटिकल फार्मूला है, ये शो कर रहा है रिलेशनशिप बिटवीन थ्री क्वांटिटीज। नंबर वन इज द करंट, जिसका यूनिट एम्पेयर होता है। और करंट क्या चीज़ है, बेसिकली द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। जो सर्किट में करंट फ्लो कर रही होती है पर यूनिट टाइम वो होती है आपकी करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। इसका फार्मूला होता है I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T। करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम, whereas charge is measured in coulombs। दूसरी चीज होती है वोल्टेज इज इक्वल्स टू दी वोल्टेज। वोल्टेज इज बेसिकली एनर्जी पर यूनिट टाइम। डेल्टा V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q। और वर्क डन पर यूनिट चार्ज या एनर्जी जो आप कंज्यूम करते हैं, एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो होती है हमारी, वो वोल्टेज कहलाती है। इसका यूनिट भी जूल पर कूलम होता है। जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी एंड कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज। और फिर आर होती है जी रेजिस्टेंस। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब वो फ्लो करते हैं किसी भी सर्किट के अंदर, तो उनको जो अपोजिशन होती है, द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, जो अपोजिशन होती है फ्लो ऑफ करंट को या फ्लो ऑफ चार्जेस को, दैट इज नोन एज द रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस कहलाती है और इसका यूनिट ओम होता है। करंट को अगर आपने मेजर करना है तो आपको उसको मेजर करने के लिए एक ख़ास किस्म की एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है मेजरिंग, एंड दैट इज़ नोन एज दी एम मीटर। फिर अगर आपको वोल्टेज मेजर करना है तो उसके लिए आपको एक ख़ास किस्म के मीटर की ज़रूरत होती है जिसको कहते हैं वोल्ट मीटर, जो कि वोल्ट्स में रीडिंग देता है, क्योंकि वोल्टेज जो होता है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है, वो वोल्ट्स में मेजर किया जाता है। और आर, आर इज़ फॉर रेजिस्टेंस, जिसको ओहम मीटर के ज़रिए से जो है वो उसकी मेजरमेंट की जाती है रेजिस्टेंस की। और ओहम
is the unit of resistance. तो आइए आगे चलते हैं। यहाँ पर हम एक जो है वो CVT की मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि ओम्स लॉ क्या है। Ohm's law. Now we will discuss the relation between potential difference and current with an activity. Take nichrome wire. Actually, it is an alloy of nickel, chromium, manganese and iron. Take an ammeter, a voltmeter and 4 cells of 1.5 volts each. Procedure. Connect ammeter, nichrome wire, cell and plug key in series and voltmeter in parallel. We can get the circuit diagram like this. First, we connect only one cell in the circuit and take the ammeter and voltmeter readings. Tabulate the values in the table. Now connect two cells and take ammeter, voltmeter readings. Tabulate the values in the table. Repeat this experiment with 3 and 4 cells and take readings of ammeter and voltmeter. Tabulate values in the table. Plot a graph between V and I. Take current on x-axis and potential difference on y-axis. From the graph, we can observe that the given line passing through the origin, and we can say that V by I ratio is constant. This experiment was practically observed by George Simon Ohm in 1827. According to this potential difference V across the ends of wire in the circuit, V is directly proportional to current I flowing through it at constant temperature. This is called Ohm's law. From this, V by I is equal to constant, that is V by I is equal to R, or V is equal to IR. Here, the constant R is called resistance. It is the property of a conductor to resist the flow of charges through it. Its SI unit is ohm. It is represented by Greek letter ohms. According to Ohm's law, R is equal to V by I. If the potential difference across the two ends of the conductor is 1 volt and current through it 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm. That is, 1 ohm is equal to 1 volt by 1 ampere. From Ohm's law, I equals to V by R. We can say that current is inversely proportional to resistance R. तो आइए आगे चलते हैं। Application of Ohm's law. By using Ohm's law, you are able to find the resistance of the circuit, knowing only the voltage and the current in the circuit. अगर आपको voltage और current मालूम है तो आप resistance मालूम कर सकते हैं by using the Ohm's law. आपके पास 3 वेरिएबल्स हैं और उनमें से अगर आपके पास 2 हैं तो आप तीसरा मालूम कर सकते हैं by using the Ohm's law. ये Ohm's law का कर्व भी बना हुआ है, ये लीनियर होता है क्योंकि इसके अंदर दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं वोल्टेज और करंट ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यूजिंग ओम्स लॉ, इफ करंट एंड वोल्टेज आर नोन, resistance of the resistance is the only parameter not known can be determined. अगर आपके पास वोल्टेज और करंट मौजूद है, आपको पता है, तो रेजिस्टेंस वो खाली वो पैरामीटर है जो आपको नहीं मालूम सर्किट का, तो आप ओम्स लॉ को इस्तेमाल करके उसको मालूम कर सकते हैं। सीरीज सर्किट क्या होता है जी?
ये सीरीज रेजिस्टेंस सर्किट की डिस्कशन है इस स्लाइड में, और ये आपका कि सीरीज सर्किट बना हुआ भी है। सीरीज सर्किट अब आप देख रहे होंगे इसमें कि करंट जो है वो, अगर आप इलेक्ट्रॉन करंट की बात करें तो वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे, निकलना शुरू करेंगे, और वो पूरा सर्किट क्रॉस करके और पॉजिटिव टर्मिनल पे वापस जाके ख़त्म हो जाएंगे। ये बैटरी लगी हुई है 110 वोल्ट की, और इसमें 3 रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं। ये जो कॉम्बिनेशन होता है इनका, ये जो इनकी फॉर्मेशन है, इसको कहते हैं जी सीरीज कॉम्बिनेशन, ये सीरीज फॉर्मेशन में लगी हुई है। अ सीरीज सर्किट इज अ डिफाइंड एज अ सर्किट दैट कंटेन्स ओनली वन पाथ फॉर करंट फ्लो। सीरीज सर्किट वो सर्किट होता है जिसमें करंट के फ्लो के लिए खाली एक पाथ होता है। ये आप देख रहे हैं कि अगर आप यहाँ से इस रेजिस्टेंस को हटा दें या इसको डैमेज कर दें तो करंट का पाथ रुक जाएगा, सही ना, किसी भी जगह से। तो इसके अंदर ये कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस आपकी ख़राब हो गई तो, और वो ओपन हो गई, तो करंट फ्लो नहीं होगा पूरे सर्किट के अंदर, क्योंकि करंट के फ्लो के लिए खाली एक पाथ होता है। अ सीरीज सर्किट इज डिफाइंड एज अ सर्किट दैट कंटेन्स ओनली वन पाथ फॉर करंट फ्लो। सीरीज सर्किट की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीरीज सर्किट, द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच पार्ट ऑफ अ सीरीज सर्किट। पूरे सीरीज सर्किट में करंट सेम रहता है, एक ही करंट होता है, क्योंकि एक बात है तो पूरे सर्किट की जो करंट होता है वो सेम होता है, टोटल करंट आई। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सीरीज सर्किट इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। टोटल जो रेजिस्टेंस होती है सीरीज सर्किट की, वो जितनी भी रेजिस्टेंसेस लगी हैं उनको अगर आप ऐड कर दें तो बनती है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक सीरीज सर्किट है जिसमें 3 रेजिस्टेंसेस लगी हैं, एक 2 ओम की है, एक दूसरी भी 2 ओम की है, तीसरी 4 ओम की है। तो ये टोटल आपकी बन जाएंगी जी, ऐड अप हो जाएंगी, और ये बन जाएंगी 8 ओम्स। The total voltage across a series circuit is equal to sum of the individual voltage drops. हर जो आपका सीरीज सर्किट में जो टोटल वोल्टेज होती है वीटी, जो सोर्स से मिल रही है हमें, वो इक्वल होती है सम ऑफ दी इंडिविजुअल वोल्टेज ड्रॉप से, जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है आपके रेजिस्टेंसेस पर। यानी वीटी इज इक्वल टू वी1 प्लस वी2 प्लस वी3 एंड सो ऑन। जितने भी रजिस्टर आपके पास लगे हुए उनके ऊपर जो जो ड्रॉप हो रहा है उसका सम होती है आपकी टोटल वोल्टेज। The voltage drop across a resistor in a series circuit is proportional to the ohmic value of the resistor. Voltage drop series circuit में proportional होती है आपके voltage drop के, आपकी जो resistance की value उसके, क्योंकि करंट तो पूरे सर्किट में सेम होता है, सारे रेजिस्टेंसेस के लिए करंट सेम होगा, लेकिन वोल्टेज ड्रॉप डिपेंड कर रहा होगा उसकी रेजिस्टेंस पे, ठीक है ना। वोल्टेज ड्रॉप किस पे डिपेंड कर रहा होगा, रेजिस्टेंस पे। तो अगर उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो ड्रॉप ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होगी तो वोल्टेज ड्रॉप भी कम होगा। द टोटल पावर इन सीरीज सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर्स यूज्ड बाय ईच सर्किट कंपोनेंट। टोटल पावर जो होती है पीटी, वो तमाम तर जो रेजिस्टेंसेस है उनकी पावर का सम के बराबर होती है। ये आप देख रहे हैं पावर इन सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट। ये सीरीज इलेक्ट्रिकल सर्किट की पावर देख रहे हैं कि ये टोटल पावर होगी वो इन सब के, यानी इसके ऊपर जितनी पावर आ रही है R1 पे, फिर R2 पे जितनी वोल्टेज ड्रॉप कर रही है उसकी जो पावर बन रही, R3 पे इनकी इंडिविजुअल, यानी इसकी P1 है, इसकी P2 है, इसकी P3, इनको ऐड करेंगे तो टोटल पावर निकल आएगी। द टोटल पावर इन अ सीरीज सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंडिविजुअल पावर्स यूज्ड बाय ईच सर्किट कंपोनेंट। एक कंपोनेंट जैसे ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये कितनी पावर यूज कर रहे हैं उन सबको आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास टोटल पावर के लिए फार्मूला दिया हुआ। पैरेलल सर्किट क्या होता है जी? A parallel circuit is defined as one having more than one path connected to common voltage source. जिस सर्किट में करंट के फ्लो के लिए मोर देन वन पाथ होता है वो पैरेलल सर्किट कहलाता है। ये आप देख रहे हैं, ये जो पैरेलल सर्किट होता है इसके अंदर जो ये जो आप देख रहे हैं R1 R2 करंट फ्लो कर रहे हैं, इनको कहते हैं जी ब्रांचेस, और इनके अंदर जो करंट फ्लो करता है दैट इज नोन एज द ब्रांच करंट। जो पैरेलल सर्किट होता है वो करंट डिवाइडर होता है, उसमें करंट डिवाइड हो जाता है। सीरीज सर्किट वोल्टेज डिवाइडर होता है, उसमें वोल्टेज डिवाइड होता है, करंट सेम रहता है। पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होता है, जो आपकी इस सर्किट में जो सप्लाई ईएस पे वोल्टेज है, मिसाल के तौर पे 4 एम्पेयर है तो 4 वोल्ट है, तो इधर भी 4 वोल्ट ड्रॉप होगा, इधर भी। जो चीज़ अलग होगी, जो चेंज होगी, वो बेसिकली इसकी करंट की वैल्यू होगी। करंट डिवाइड हो जाएगा
टोटल करंट जब यहाँ से आ रहा होगा तो वो इस ब्रांच में जाएगा और इस ब्रांच में तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर I1 बन जाएगा या I2। और अगर आप टोटल करंट की इक्वेशन निकालेंगे तो बनेगी IT इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। तो ये ब्रांचेस है, ब्रांच करंट जो होता है वो जब उसको ऐड कर ले तो टोटल करंट निकल आता है सीरीज पैरेलल सर्किट के अंदर। The same voltage exists across each branch of a parallel circuit and is equal to the source voltage। जितनी भी ब्रांचेस हैं उन सब में सेम वोल्टेज होता है। ये आपने देखा होगा, हमारी जो डोमेस्टिक वायरिंग होती है घर की वो भी पैरेलल के अंदर होती है, तो आप देखें हर जगह पे आपको सेम पोटेंशियल मिलता है। अगर आपके घर में जो आरएमएस वैल्यू है, इफेक्टिव वैल्यू है सप्लाई की एसी वो 220 है, तो हर जगह आप जिस जगह पे भी सॉकेट में चेक करेंगे वोल्ट मीटर यूज करके वो आपको 220 ही दे रहा होगा, यानी वोल्टेज सेम रहता है। द करंट थ्रू अ ब्रांच of a parallel network is inversely proportional to the amount of the resistance of the branch। जो करंट होता है I वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के आपके पैरेलल सर्किट के अंदर। अगर रेजिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगी तो करंट कम होगा उसके अंदर, और रेजिस्टेंस कम होगी तो करंट ज़्यादा होगा। तो क्या कह रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट और रेजिस्टेंस पैरेलल सर्किट के अंदर। ब्रांच रेजिस्टेंस, ब्रांच की बात हो रही, ब्रांच करंट की। The total current of a parallel circuit is equal to the sum of the individual branch currents of the circuit। जो टोटल करंट होता है पैरेलल सर्किट का वो बराबर होती है जी सम ऑफ द इंडिविजुअल ब्रांच करंट, जो ब्रांचों का करंट है उसके सम के, यानी IT इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल सर्किट इज फाउंड बाय द जनरल फार्मूला। टोटल रेजिस्टेंस होती है पैरेलल सर्किट की, उसको आप जनरल फार्मूले से निकाल सकते हैं, और वो होता है ये आपको दिया हुआ है, यानी रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस 1 देन रेजिस्टेंस 2 3। इसके थ्रू आप टोटल रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, और वन ऑफ द फार्मूलाज ड्राइव्ड फ्रॉम दिस जनरल फार्मूला। उसके अलावा हमारे पास कुछ ड्राइव्ड फार्मूलेज होते हैं जिनके थ्रू हम रेजिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं पैरेलल के अंदर टोटल उसका। सीरीज में तो बहुत आसान है, सम है, इसमें ये फार्मूला यूज होता है, इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है वो बराबर होता है इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल्स के। इस फार्मूले को यूटिलाइज करना पड़ता है रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करने के लिए पैरेलल के अंदर। द टोटल पावर कंज्यूम्ड इन पैरेलल सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पावर कंजम्पशंस ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। टोटल पावर जो कंज्यूम होती है वो बेसिकली जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं या इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस होती है उनकी पावर का सम होती है बेसिकली पैरेलल सर्किट के अंदर। ये पावर इन पैरेलल सर्किट आपको नजर आ रही है, ये पैरेलल सर्किट है, इसमें 3 रेजिस्टेंसेस लगी हुई है पैरेलल में। ये I1 है, ये I2 है, I3, 3 ब्रांचेस आते हैं, और आपने इंडिविजुअली इन ब्रांचेस की ये आप देखें आपको कैलकुलेट करनी, आपको पता है कि इन सारी रेजिस्टेंसेस के अंदर जी वोल्टेज सेम है, तो आपने पावर निकालनी है। कैसे निकालेंगे? पावर इज इक्वल्स टू वोल्टेज टाइम्स करंट। पहले भी बताया कि पावर जो है वोल्टेज और करंट का P इज इक्वल टू VI प्रोडक्ट होती है। तो आपने इसको और इसको ऐड मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास P1 निकल आएगी। फिर इस वोल्टेज को 50 वोल्ट को आपने 2 एम्पेयर से करना है मल्टीप्लाई, तो आपके P2 निकल आएगी। फिर आपने 50 वोल्ट को मल्टीप्लाई करना है 1 एम्पेयर से, 50 वाट पावर निकल आएगी। ये सारी पावर्स को जब आप ऐड करेंगे तो टोटल पावर निकल आएगी। तो इसको क्या कहते हैं जी? द टोटल पावर कंज्यूम्ड इन अ पैरेलल सर्किट is equal to the sum of the power consumptions of the individual resistances। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में आप कंबाइन देखें, आप सीरीज देखें, पैरेलल देखें, उसमें यही फार्मूला इस्तेमाल होता है, Pt इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। और स्टेटमेंट इसका बनता है, इसको मैथमेटिकली आपको मैंने बता दिया। अभी इसको अगर आपने स्टेटमेंट है तो होगा तो टोटल पावर इज इक्वल टू द सम ऑफ द पावर डेसिपेटेड बाय द इंडिविजुअल रेजिस्टर ऑफ बोथ सीरीज एंड पैरेलल सर्किट। यानी एक रेजिस्टर की आपने जो है वो पावर कैलकुलेट करनी है, और उसको उन जब सारों को आप कर लेंगे कैलकुलेट तो उनको आप जब ऐड करेंगे तो टोटल पावर आ जाएगी। समरी, ओम्स लॉ क्या होता है जी? द करंट इज इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। करंट जो होता है, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अप्लाइड वोल्टेज के। वोल्टेज क्या होता है जी? ये इलेक्ट्रिक प्रेशर है, ये एक ऐसी फोर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स को सर्किट में मूव करवाती है, सही है ना? एनर्जी पर यूनिट चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सर्किट रेजिस्टेंस, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है सर्किट रेजिस्टेंस के। रेजिस्टेंस की आप इंक्रीज कर देंगे तो करंट ड्रॉप कर जाएगा, कम हो जाएगा। ये रिलेशनशिप होता है करंट और रेजिस्टेंस के दरमियान। और वोल्टेज और रेजिस्टेंस के दरमियान डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। अगर आपका वोल्टेज इंक्रीज करेगा तो साथ में आपकी करंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, एम्पेयर्स भी बढ़ेंगे। A series circuit is defined as a circuit that contains only one path for current। वो सर्किट जिसमें करंट की फ्लो के लिए एक पाथ होता है खाली, वो सीरीज सर्किट कहलाता है। A parallel circuit is defined as one having more than one current path connected to common voltage source। अगर किसी सर्किट के अंदर एक से ज्यादा करंट की फ्लो के लिए पाथ होते हैं तो दैट इज नोन एज द पैरेलल सर्किट। ये था आज का लेक्चर रिगार्डिंग ओम्स लॉ एंड सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।